नमस्कार दोस्तों, आज मैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1858। 1858 इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में, वो किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो इसमें क्या हुआ था कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है। और इसमें जो नीचे नोट्स दिया हुआ है तो उसमें भी देख सकते हैं कि 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ का अंश है। 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा। ठीक है। उसके पश्चात हम नीचे देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? यानी कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसमें से जो ऑप्शन है, देखिए ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं। अलग अलग ऑप्शन आते हैं, एग्जाम में आते हैं, जैसे सेम उसी प्रकार। तो इसमें जो सर चार्ल्स मेटकॉफ है उसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो देखिए, सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दी, इसलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन जो दिए हैं वो अलग अलग ऑप्शन हैं। तो इसमें कारताज व्यवस्था का जो संबंध है वो किससे है? पुर्तगाल से संबंधित है। यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसके द्वारा जो है कारताज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये कारताज व्यवस्था क्या थी? तो कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगाली द्वारा समुद्री व्यापार के लिए किए गए व्यापार लाइसेंस से है। और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसर्ड नामक व्यवस्था की थी। यानी कि नेविसर्ड नाम से भी इन्होंने क्या की थी? टैक्स लेने का। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसमें से सही कथन नहीं है, बाकी सभी सही कथन है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। ये तीनों सही हैं। बहुत बार ये भी आता है कि कौन सा सही कथन है, तो ये तीनों सही कथन है। और डी वाला, इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ये गलत है। ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसका सही होगा कि जो इन्होंने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये गलत है, बल्कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आता है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किन किन लोगों ने की थी। तो इसमें आएगा आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता। ये चार हमें नाम याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? तो कौन सी घटना के विरोध में इन्होंने वापस की थी? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने उसमें जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1915, यानी कि 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। अगला देखेंगे,
मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है, यानी कि कौन से ऐसे कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल के रूप में जो है बात की गई थी। तो इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916, यानी कि 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसको जो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए 1916 के जो अधिवेशन हुए थे उसके लिए मुख्य बातें और भी हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हुआ था इस दिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों, यानी कि हम जानते हैं कि कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुका था, गर्म दल और नरम दल। तो दोनों धड़ों गर्म दल और नरम दल के को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया। और इसके जो बहुत बार आता है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष अंबिका प्रसाद मजूमदार थे। इन्होंने जो है उस बैठक की व्यवस्था की थी, उस अधिवेशन की व्यवस्था की थी, सॉरी अध्यक्षता की थी। अगला, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान पर की। तो इसका सही आंसर होगा कोची, यानी कि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है, वह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया गया, यानी कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा, यानी कि कौन सा, गोलकुंडा। तो कब दिया था, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि तो 1632 यानी कि 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए 500 पैगोडा जो है प्रतिवर्ष उनको पे करना था। पैगोडा यहाँ पे पैसे से मतलब है, तत्कालीन करेंसी की बात की गई है। अगला देखेंगे, सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, यानी कि सालवाई की संधि जो हुई थी तो वो किस युद्ध के पश्चात हुई थी। तो वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सालवाई की संधि थी तो उसमें कौन कौन से पक्ष थे। तो देखिए, इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सतसेल और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई, यानी कि किसका साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। यानी कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ लड़ा। ठीक है, बल्कि क्वेश्चन कैसा है, यानी कि किसके साथ लड़ा है, बल्कि किसका साथ दिया नहीं है, बल्कि किसके साथ लड़ा। तो इसमें सही आंसर है मीर कासिम। ठीक है। बक्सर की लड़ाई मुख्यतः किस बात के लिए थी, तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, ये बहुत बार ये आता है कि जो बक्सर की लड़ाई है उसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने किया, तो उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। और किस किस के बीच हुआ, तो ये मीर कासिम, ठीक है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, ये है वुड डिस्पैच, यानी कि वुड डिस्पैच मतलब वुड डिस्पैच के बारे में देखते हैं कि सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लाल डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था, यानी कि एक पत्र भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसमें मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड डिस्पैच कहा गया, यानी कि इसी को क्या किया गया, वुड डिस्पैच कहा गया है।
वर्नाकुलर फ्रेश अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? यानी कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के लिए किसने किया? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। तो कब से कब? लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, ठीक है, के दौरान भारत के वायसराय रहे थे। 1876 से लेकर 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के कारण इनकी कड़ी आलोचना भी होती है। और वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट व शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। बहुत बार ये आता है कि कब पारित किया गया, तो आप बोलोगे कि ये कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ। और किसके द्वारा पारित किया गया है आएगा? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसरॉय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई? तो ये कौन है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ऐसा वायसरॉय था जिसकी उसके कार्यकाल के दौरान हत्या हो गई थी। तो कहाँ हुई थी इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। लॉर्ड वायसरॉय भारत के लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई। कब हुई थी? तो 1872 में अंडमान द्वीप के फोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? यानी कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया। ये क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि हंटर आयोग का गठन के वायसरॉय ने किया, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया, ठीक है, रिपन ने किया। तो क्यों किया? इसमें देखेंगे तो इसमें किस चीज़ के लिए किया था उन्होंने? लॉर्ड रिपन ने शिक्षा में सुधार, यानी कि लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव, यानी कि मेनली क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि कौन से वायसरॉय ने जो है हंटर आयोग का गठन किया? तो ये आएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब किया? तो 3 फरवरी 1882 में किया, ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि एजुकेशन में क्या सुधार होने चाहिए उसे संबंधित आयोग था। कौन सा? हंटर आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसरॉय ने पारित किया? तो ये है, इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो इसमें हम एक याद करने का ट्रिक ये भी हो सकता है कि भारतीय टंकण और कागजी मुद्रा क्या है? ये रुपये लेन देन से संबंधित है कागजी मुद्रा। और मुद्रा कैसे आती है? कर्ज लेके आती है, यानी कि मुद्रा कहाँ से आती है? कर्ज लेंगे, हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें किस चीज़ का कर्ज लेना पड़ता है? रुपये का, मतलब मुद्रा का। तो किसने किया था? तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। तो जनवरी 1899 यानी कि 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की, ठीक है, भारत में स्वर्ण मानक की शुरुआत की। तो ये जब ही वायसराय नियुक्त हुआ 1899 में, इन्होंने क्या कर दिया? भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम को लागू कर दिया, पारित कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली कहा जाता है? तो मराठा मैकियावली किसे? नाना फडणवीस को, ठीक है। वैसे बहुत सारे नाम दिए हैं, लेकिन इसमें नाना फडणवीस जो है उसको मराठों का जो है मैकियावली कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो है मैकियावली आखिर नाना फडणवीस को ही क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इसके बारे में डिटेल में देखिए। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपी द्वारा उन्हें मराठा मैकियावली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावली पर आधारित नाम, यानी कि उनके आधार पर बोला जाता था, कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा, इसीलिए इनको जो है कूटनीतिज्ञ के कारण ही इनको जो है क्या कहा गया?
मैक्यावली कहा गया, मराठा मैक्यावली कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो रंगपट्टनम की संधि का संबंध किससे है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि तृतीय जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था उसके बीच में, उससे संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 18 मार्च 1772 को श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कॉर्नवालिस और हैदराबाद निजाम का प्रतिनिधित्व मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अब इसमें से हमें छांटना है अगला क्वेश्चन 19, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कथन है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था। सबसे पहले अगर जिसने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन यहीं से कैंसिल कर देगा कि जो पूना समझौता हुआ था वो गांधी जी और उसके बीच में अंबेडकर के बीच में हुआ था, तो ये चीज़ें यहीं पे कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हमें क्या आगे और भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, ये सही है बिल्कुल। प्रांत विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये कथन गलत होगा। और कभी कभी सही कथनों को छांटोगेगा तो कौन कौन सा हो जाएगा? बी, सी और डी वाला एकदम सही हो जाएंगे, क्योंकि ये किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये महात सत्याग्रह किससे संबंधित है? ये अलग अलग नाम है, लेकिन महात सत्याग्रह का संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कहाँ हुआ था? महात सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महात सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने कब किया था? 20 मार्च 1927 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? 20 मार्च 1927 ईस्वी में ये महात सत्याग्रह हुआ था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन 21, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो ये 1668, यानी करेक्ट आंसर क्या है इसका? यहाँ पे देखिए कुछ आंसर यहाँ चले गए हैं, ऑप्शन यहाँ चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ फिर भी आप सही करेक्ट आंसर में देखिए कि इसका 1668 करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलेबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। तो कब बनाया? ये भी आ सकता है कि सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय कब बनाया? तो 1668। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने ली? ये तो लगभग सभी को आना चाहिए कि गुलामगिरी जो है पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। तो इसके अंदर क्या मैटर है उसके बारे में देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने कब लिखी? 1873 में। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले ने कब की? तो 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, हम जानते हैं कि अमेरिका में दास प्रथा जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित थी, तो उस पर आधारित जो थी ये पुस्तक लिखी गई थी। देखिए, जैसे हमने अभी बोला था कि नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? तो ये आप अब क्लियर हो गया होगा। कब? 1915, यानी कि 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। इजी टाइप बहुत बार कंफ्यूजन करता है। तो ये जेपी कृपलानी, यानी कि इसको याद करने का एक ट्रिक ऐसे भी है कि जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे उन्हीं की कृपा से हम लोग क्या हुए? आज़ाद हुए। तो कृपा से आ जाएगा कृपलानी। ठीक है, इनका पूरा नाम जीवंतराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे।
अगला, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था बनाया गया 1906 में, यानी कि 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई आएगा तो 1861। ठीक है, 18 किसने की, अलेक्जेंडर बकिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जो है स्थापना की थी कब, 1861 में, और इसको एक स्थायी संस्था के रूप में कब माना गया, 1906 ईस्वी में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी, तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी। बहुत बार ये आता है कहाँ की थी, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी से बहुत पहले ही एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली थी और इतने देश कौन से जो उसमें धुरी देश थे, हम जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसमें जो धुरी राष्ट्र थे यानी कि जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उसके सहयोगी जो भी देश थे, उन्होंने जो थे इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया, यानी कि प्रधानमंत्री को नहीं, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बनाया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक को तोड़ने से हुई, तो इसको सभी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि 12 मार्च, बहुत बार डेट में कन्फ्यूजन करता है, 10 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च, 5 मार्च ऐसे दे देता है, तो 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च से याद रखने के लिए 12 मार्च करते हैं, यानी कि 12 गांधी जी मार्च कर देते थे, कभी पीछे हट जाते, कभी आगे बढ़ जाते थे, तो 12 मार्च, यानी कि कब मार्च किया, 12 मार्च को। ठीक है, 6 महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को, ये बहुत बार कब पहुँचे भी आता है, तो 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुँचे। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उसमें किस जो समाजवादी ने हिस्सा लिया था, तो इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया, तो बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बिठाया गया। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नया नवाब बना। स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की, तो ये अश्विनी कुमार दत्ता। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जो स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की, तो स्वदेश बंधु समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के जो स्वदेशी उत्पाद थे उनके इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। अगला देखेंगे 31, 1957 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कि इसको याद कैसे करेंगे, लॉर्ड कैनिंग को याद करने का एक तरीका ऐसा भी है कि आप लोग कर सकते हैं कि अगर वो कुछ करने वाला होता तो क्रांति ही नहीं होती, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका, कैनिंग। ठीक है, जो है कुछ नहीं कर सका, इस कारण से 1957 की क्रांति हुई, तो इससे कैनिंग याद हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब रहे, तो ये 1856 से 1862 तक रहा। ठीक है, अब स्वतंत्र हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळविचा, ये मराठी में बोला गया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये किस स्थान पर की गई, इसकी घोषणा किस स्थान पर की गई थी, तो इसका सही आंसर है कोर्ट में। स्वतंत्रता हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळविचा,
का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा गया था। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी की थी, आप सभी जानते होंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल सिंह किस षड्यंत्र में शामिल थे? ठीक है, इसके कौन सा ऐसा षड्यंत्र था जिसमें ये चारों शामिल थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र। लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्क्वाड यानी कि स्क्वाड के लिए गए थे, स्क्वाड को उड़ाने के लिए गए थे, लेकिन उन स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ठीक है, अगला देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो गुरुमुखी लिपि किस गुरु के द्वारा शुरू की? ये गुरु अंगद देव। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, बहुत बार ये भी आता है गुरु नानक। उसके बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद देव धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने ही गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। वारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर जुगांतर। ठीक है, जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था जिसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो जुगांतर पत्रिका है वो कब शुरू की गई? तो 1906 से। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तब 1906 यानी कि 1906 में जो है जुगांतर जो पत्रिका थी, समाचार पत्र था, उसकी स्थापना की थी। और बहुत बार ये भी पूछा जाता है किसने की थी? वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। ये तीनों ने मिलकर की थी। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से A, B, C सही होगा, बाकी एक गलत दिया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेभेगा आंदोलन किससे? पश्चिम बंगाल। तो क्या था यह तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। अगला देखेंगे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1918 को हुई थी, मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में मैरेकायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है, अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसके बारे में देखते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई, जिस कारण 26 जनवरी को हमें गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस जो पूर्ण स्वराज की मांग को मानते हुए जो है पहला स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। तो हमने संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, इसके पीछे बहुत बार कारण पूछा जाता है। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये किस कारण प्रसिद्ध है? अलग अलग ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसके बारे में देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुई थी, यानी कि 1906 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ये प्रमुख नेता थे। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन नेता थे। तो 1906 में ढाका में, तो ये 1906 में क्या हुआ था? उससे पहले जुगांतर पत्रिका निकाली थी, ठीक है। 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खां और मुस्लिम अली जिन्ना भी थे इसमें। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इनका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की, ठीक है। प्रारंभ में केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना जो उद्देश्य था उसको बदल दिया। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका अनुशीलन समिति, पी मित्रा, ठीक है। कब हुई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को हुई थी। किसने की थी? प्रमथ नाथ मिश्रा ने की थी। इस समिति के साथ अरविंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जितेंद्र नाथ बनर्जी, भागा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता, वारेन घोष जैसे लोग जुड़े, ठीक है। ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो इसके सब इससे जुड़े। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो। कब की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के मुख्य अध्यापक थे, ठीक है। अगला, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उसकी हार हुई। यहीं से जो है उसका पतन शुरू हो गया था। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो स्वतंत्रता से पहले बड़ौदा, ठीक है। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया। इसमें क्या था कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। अगला, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो ये इसका सही आंसर है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, यानी कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये भी हो गया। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इनके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। अगला, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? अभी हमने ऊपर देखा कि भारत का पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी का है पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? कलकत्ता में स्थित है। तो विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई और उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। तो ये भी आता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में।
तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। अगले सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद।